जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ऐसा कैसे होता है कि जब इंडिया के रिलेशंस पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे हैं और उसके बाद में हम हर कंट्री में जाके अपने अच्छे वीडियोस फोटोज़ निकलवा रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स अच्छे खासे रिलेशंस बना रहे हैं, फिर भी इंडिया अभी ऐसी सिचुएशन को लेके स्ट्रगल कर रहा है? क्या इंडिया ईरान का दोस्त नहीं है? क्या इंडिया इसराइल का दोस्त नहीं है? क्या इंडिया रशिया का दोस्त नहीं? क्या इंडिया अमेरिका का दोस्त नहीं है? तो जब हम सबके दोस्त हैं तो उसके बाद भी हमारे यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है कि एलपीजी के लिए जैसे प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुआ, उसके अलावा क्रूड के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, फिर हमारे पास इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आया, ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर ये एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी आएगी। एक चीज़ तो अभी पहले जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर अपडेट कर देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट दी फंडामेंटल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेटअप। और अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है यार, वो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और वहां पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। इनफैक्ट उसमें आप कंटेंट मैंने बढ़ा भी दिया है। वॉर में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर 48 आवर्स की एक लिमिट दी, अल्टीमेटम दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 48 आवर्स में नहीं खुला तो हम ईरान के पावर प्लांट्स पे अटैक कर देंगे। ईरान ने बोला आजा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आजा तो यहाँ पे अटैक कर। हम सीधा इसके बाद अटैक किधर करने वाले? डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर करने वाले, जहां से मिडिल ईस्ट को मेजरली पानी मिलता है। और मिडिल ईस्ट में हम उन सारे एनर्जी सेटअप पे अटैक करेंगे जहां पर अमेरिका है, और अमेरिका के अलावा जहां पे भी एनर्जी सेटअप है वहां पे अटैक करेंगे। इनडायरेक्टली ईरान ने मिडिल ईस्ट वालों को बोला है अमेरिका को चुप कराओ, मैं अटैक सब जगह कर सकता हूं। अब ये सिचुएशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली एक बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर दी कि 5 दिन तक हम लोग अब ईरान के ऊपर किसी भी पावर प्लांट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज़। बट ईरान ने, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज़ बोली कि हम नेगोशिएशंस करने के ऊपर भी बात कर रहे हैं, बट ईरान ने अभी ऑफिशियली कहा है कि नेगोशिएशन की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, तुम अटैक नहीं कर रहे हो तो ठीक है। एक चीज़ आप नोट करना, मिडिल ईस्ट में जहाँ पर ईरान ने कहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तुमको निकालना है तो निकाल दो, बट जो भी पेमेंट होगा युआन में होगा, तो पेट्रो डॉलर में नहीं होगा, युआन में होगा। ये सारी चीजें चल रही है, बट इसका इंपैक्ट इंडिया में कैसे पड़ेगा, क्या होगा, मैं अभी उसके ऊपर आता हूं। तो ये अपडेट थी जो मुझे आपको पहले देनी थी। अब आ जाते हैं हम लोग इंडिया के रिलेशंस के ऊपर। सबसे पहली चीज, क्या इंडिया के अच्छे रिलेशंस रशिया से है? रशिया हमारा सबसे बढ़िया दोस्त है। आप एक चीज नोट करना, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था उसके समय भी रशिया वॉज दी ओनली कंट्री जिसने हमें वेपन्स दिए। इनफैक्ट ये इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है कि हमारे रिलेशंस रशिया से बहुत अच्छे हैं, मॉस्को से बहुत अच्छे हैं, कोई डाउट ही नहीं है। हमने जब जब हथियारों की ज़रूरत पड़ी, वेपन्स की ज़रूरत पड़ी, रशिया हमेशा था। जहां पर भी हमें क्रूड की ज़रूरत पड़ी, रशिया हमेशा हमारे साथ था। हम बोलते हैं अमेरिका से हमारे रिलेशन है, जबकि इंडिया के अमेरिका से रिलेशन हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहे। अभी तो ठीक है, अच्छे रिलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट पहले बहुत जगह हमारे रिलेशन फ्लक्चुएटिंग थे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग का मतलब बहुत सिंपल सा है कि अमेरिका से जो हमारे रिलेशंस चल रहे थे, कभी अच्छे थे, कभी खराब थे, कभी पाकिस्तान के कारण अच्छे हुए, कभी पाकिस्तान के कारण खराब हुए। बट अमेरिका ने एक हद तक पाकिस्तान का हमेशा सपोर्ट किया ही किया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को यह डर है कि पाकिस्तान चाइना से अगर मिल गया और चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना जो रूट निकालना चाह रहा है ना पाकिस्तान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक रोड है जो कि चाइना से, जो इंडिया के टॉप से जो चाइना की बॉर्डर है, वो वहां से पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है, वहां से वो एक रोड लेके जा रहे हैं और सीधा 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 अरेबियन सी पे ले जाएंगे। अगर वो रोड बन गया तो इनको बहुत मजा आने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट इंडिया से तो बहुत अच्छे रिलेशन होने भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर सेटअप किया था वो यूएस के अगेंस्ट जाके किया था। ठीक है, तब हमारे रिलेशंस खराब भी हुए थे, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। अब ये चीज़ रिलेशन होने के बाद में अमेरिका की एक चीज़ आपने भी नोट करी होगी, अमेरिका कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करता। अगर बड़ी कंट्री है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करता। अमेरिका हमेशा एक कोशिश करेगा कि मैं पीठ पीछे या फिर किसी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के फिर बात करूं। इंडिया से रिलेशन अच्छे हैं, कोई डाउट ही नहीं है। पाकिस्तान में बीच में वापस आ गया। अब इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पर पाकिस्तान को अच्छी खासी फंडिंग करी गई अमेरिका के द्वारा। खैर, एक लेवल पे अगर मैं और डिटेल में जाऊं ना, तो अमेरिका के पास ऑप्शन भी नहीं था। अगर
अमेरिका पाकिस्तान को फंड नहीं करता तो चाइना करता, और अगर चाइना करता तो पाकिस्तान किसका पार्ट होने की कोशिश करता है? चाइना की। तो इन दैट सिचुएशन अमेरिका का कंट्रोल और कम हो जाता उस एरिया में, और चाइना का बिजनेस पावर और बढ़ जाता। तो ये चीज समझ में आती है। बट फिर इंडिया का क्या? तो इंडिया को अपना दोस्त क्यों मानते हो? इंडिया को दोस्त मानने के बाद में जो दोस्ती निभाई है मेरे हिसाब से सिर्फ रशिया ने निभाई है, जो कि सही भी है। 1971 का जो वॉर था, हमें रशिया ने काफ़ी हेल्प किया था उस समय। इनफैक्ट बांग्लादेश को भी अमन ने जब सेटल कराया था तब भी रशिया ने अपनी बहुत हेल्प करी थी। लोगों को लगता है कि इंडिया के सिर्फ पाकिस्तान से रिलेशंस खराब है। इंडिया के सिर्फ पाकिस्तान से रिलेशंस ही खराब है। अफगानिस्तान, अगेन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, वहां से तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मतलब इंडिया के पाकिस्तान को छोड़ दो, चाइना से थोड़े थोड़े हटा दो, तो इफेक्टिवली वर्ल्ड में नियर टू सारी कंट्रीज से अच्छे रिलेशन है। फिर भी हमें दिक्कत आती है। डिप्लोमेसी हमारी है। अब एक तो ये भी लेवल है कि भाई इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, तो बहुत सारी कंट्रीज हमसे अटकने की कोई बात भी नहीं करती है, कोई उसमें डाउट भी नहीं है। बट स्टिल अभी जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएं? क्योंकि इंडिया विश्व बंधु बनने की बात करता है। इंडिया में हम लोग ये बोलते हैं हमारे सारे जितने दोस्त हैं वो सब दोस्त हैं, हमारे जितने लोग हैं सब दोस्त हैं। जबकि इंडिया क्वाड का पार्ट भी है यूएस के साथ में। इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है चाइना के साथ में। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। चाइना इन्वॉल्व है उसमें। और अभी आपने बीच में न्यूज सुनी होगी कि इंडिया, ये ब्रिक्स कंट्रीज अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, मतलब डॉलर को डी-डॉलराइज करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन हो रही है। इसके अलावा इंडिया पोर्ट बना रहा है ईरान में, मतलब ईरान से रिलेशन भी अच्छे हैं। इंडिया वेपन्स खरीद रहा है इजराइल से, मतलब इस वॉर में हम दोनों तरफ हैं, हम न्यूट्रल हैं। तो हमारे ऊपर क्यों कांच गिर रही है? तो ये सारी चीजें सोचना बहुत जरूरी है। रशिया हमारा दोस्त है, बट इंडिया यूक्रेन के पास जाके बात करता है कि यार थोड़ी पीस उधर भी क्रिएट हो जाए, थोड़ी शांति उधर भी हो जाए। मतलब इंडिया इज मेकिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद एवरीवन, और बहुत स्ट्रांग भी चल रहे हैं। हमने फॉरेन डिपेंडेंसी भी कम कर दी है। आपको याद होगा कि इंडिया का फॉरेन डिपेंडेंसी पहले बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें पे फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट थे। जब से मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए बेनिफिट हो गया। अब आपको लग रहा होगा सर पूरे वीडियो में आपने सिर्फ गवर्नमेंट की तारीफ ही करी है, फिर भी ऐसा क्या हो रहा है? अरे भाई, अब आप ध्यान से सुनना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना। इंडिया स्ट्रगल क्यों कर रहा है? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है कि हम अभी भी क्रूड के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है। अब क्रूड बढ़ेगा तो इंडिया में इन्फ्लेशन आएगा। मोदी जी ने अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में भी कहा है कि जैसे कोविड में हम लोग साथ थे, ये वॉर की सिचुएशन शांति से खत्म नहीं होगी, ये एस्केलेट होगी, बढ़ेगी, हमें इसमें भी शांत रहना है, साथ रहना है। भाई साहब, इट्स नॉट एट ऑल एट दैट लेवल, क्योंकि इकोनॉमी तब तक तहस नहस हो सकती है। हमें यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमें अपने पास में कैश रिच असेट्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 1-1.5 साल आपको कैश हाथ में रखना बहुत जरूरी है। क्यों? ओवर इन्वेस्टेड हुए, कुछ भी हुआ, मार्केट में क्रैश आया, कहां जाएंगे? रियल एस्टेट की हालत ऑलरेडी टाइट है। तो हमें किस तरह से देखना है? टेक्नोलॉजी की बात कर लें, हम डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर, एआई के ऊपर डिपेंडेंट है। वरना टीसीएस और इन्फोसिस का गिरने का क्या कारण है? एंथ्रोपिक एआई ले आओ, क्या दिक्कत है? बट एंथ्रोपिक एआई आने के बाद में टीसीएस इन्फोसिस एकदम से गिरे, क्योंकि जो टीसीएस इन्फोसिस का मेन काम था वो एंथ्रोपिक एआई करेगा। दिक्कत तो है। उसके अलावा डिफेंस, अभी कुछ हद तक HAL BEL के चक्कर में हम लोग बहुत जगह डिपेंडेंट थे बाहर पे। अब इनके चक्कर में हम लोग कम डिपेंडेंट है, बट अभी भी है। रशिया से ले रहे ना, इजराइल से ले रहे ना, अमेरिका से ले रहे ना वेपन्स। तो हमें इन सब के ऊपर ध्यान दें। और प्लस मैन्युफैक्चरिंग, अगले 5-7 साल लिटरली इंडिया के हो सकते हैं और इसमें हम धमाकेदार ग्रोथ कर सकते हैं। पर हमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्रूड का अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, जो हम कोशिश कर भी रहे हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट सोलर से करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स का सेटअप हमें इंडिया में चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। मिडिल इनकम वाले जितने भी लोग हैं ना, वो लार्ज नंबर में हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग फिर लेबर इंटेंसिव कंट्री ज्यादा हो जाएंगे। और अगर लेबर इंटेंसिव कंट्री हो गए तो दिक्कत तो आएगी। ये सिमिलर सिचुएशन एक समय पे मलेशिया में आई थी। मलेशिया ने एकदम से ग्रोथ पकड़ी थी और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया था।
हब बनाने के बाद वो लेबर इंटेंसिव ही रहेगी। उन्होंने खुद के प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं किए, खुद के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बाहर की कंट्री अपनी फैक्ट्री यहां पर स्टैब्लिश करेगी और वहां पे हम लोग काम करेंगे। अगर ऐसा करते गए तो इंडिया की भी हालत टाइट होगी। जिस तरह से अभी ग्रोथ चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां पे जा रहे हैं वहां पे रोड दिख रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं। मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन का एक वीडियो देखा था, वो कहते हैं कि बोले ऐसा लग रहा है नितिन गडकरी जी अपने साथ में ना सीमेंट अपने साथ में ही लेके जा रहे हैं, जहां जाते हैं वहां रोड बना देते हैं, जहां जाते हैं ये बहुत जरूरी है। अगर इंडिया का रोड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे नहीं हुआ ना, हम गड़बड़ी में फंस जाएंगे। हमारे पास में अभी भी ये अच्छी बात है कि हमारे फॉरेन रिलेशंस अच्छे हैं, बट हमारे कोर बनाना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को पॉलिसीज चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ लेबर इंटेंसिव रहे ना तो दिक्कत आएगी आएगी। तो हमारी करंट जनरेशन तो कुछ हद तक काम कर लेगी, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी ना उनकी हालत टाइट हो जाएगी। और अगर आप इतना डिटेल में सारी चीज़ें सीखना भी चाहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, किस तरह से होता है, तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपकी डिटेल्स दी हुई है। 28 मार्च से नई बैच चालू हो रही है, आप बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल करिए, अपने आप को रजिस्टर कराइए। वीकेंड क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, मैं लाइव पढ़ाता हूँ, प्लस आप लोगों से बातचीत भी करता हूँ, क्योंकि बैच साइज भी मैं काफ़ी छोटा लेता हूँ। राइट, देखिए ये वीडियो से मैं आपको ये बेसिकली बताना चाहता हूँ कि इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, ये पॉजिटिव बात है। बट क्या हम लोग उस लेवल का डेवलपमेंट अपनी कंट्री में कर रहे हैं क्या, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। एंड आप लोग भी जब अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क होकर करिए। ये थर्ड पॉइंट है। सेक्टर स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है, ये अपना फोर्थ पॉइंट है। अगर आप अभी भी रेलवेज और जो ट्रेडिशनल जो पिछले 2-3 साल से चले उसके ऊपर ही अगर आप अपने सेक्टर्स शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, दिक्कत आएगी। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान दीजिए, जो अगले 10 साल स्ट्रांगली चलेंगे। अगर ये लोग नहीं चले तो दिक्कत आएगी। सो आई होप कि ये वाले वीडियो से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। चाहता था कि इस तरह से आपको एक बार सतर्क करूं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरह की बात कभी भी नहीं करता कि हाँ सब बढ़िया है। जब खराब है तो खराब है, हमें सतर्क रहना है तो सतर्क रहना है, कैश में रहना है तो कैश में रहना है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है तो करना है, तो वो करना ही पड़ेगा। कमेंट करके बताना आपको और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बना ही रहा हूँ। और मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।